नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सागर कुमार भावना टून्स की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सुबह के यही कोई 10 बजे पूना के थाना रबड़ा के सीनियर इंस्पेक्टर संजय पाटिल को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि पूना नगर रोड पर स्थित घोरपड़ी एयर खराड़ी गांव के पास तेल निकालने वाली मशीन के पीछे एक लाल रंग का बड़ा सा लवारिस बैग पड़ा है। बैग एकदम नया और काफ़ी महंगा है। उसमें ताला लगा है। वह वहां रखा नहीं गया बल्कि फेंका गया है। उसमें लाश है या कोई गैर कानूनी सामान, यह बात बैग खोलने पर ही पता चल सकती है। मामला गंभीर था, इसीलिए सीनियर इंस्पेक्टर संजय पाटिल ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर से यह सूचना दर्ज कराई और तुरंत इसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दिया। इसके बाद वह सहायक इंस्पेक्टर विलास सोंडे, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रकांत यादव, हेड कांस्टेबल राजाराम धोग और महेश मोहल के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। चूंकि बैग लवारिस पड़ा था, इसीलिए उसमें बम होने की भी संभावना थी। इस संभावना को देखते हुए इंस्पेक्टर संजय पाटिल ने बम निरोधक दस्ते को भी इसकी सूचना दे दिया। इसी सूचना पर बम निरोधक दस्ते की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। बम निरोधक दस्ते ने जांच करके बताया कि बैग में किसी तरह की विस्फोटक सामग्री नहीं है, तो सीनियर इंस्पेक्टर संजय पाटिल ने ताला तुड़वाकर बैग खुलवाया। बैग खोला गया तो पता चला कि उसमें लाश रखी है। लाश किसी लड़की की थी जिसे बड़ी ही बेरहमी से बैग में ठूस कर रखा गया था। उन्होंने फोटोग्राफर से फ़ोटो खिंचवाकर लाश बाहर निकलवाई। मृतका की उम्र लगभग 24 साल रही होगी। मृतका काफ़ी खूबसूरत थी। पहनावे और शकल सूरत से वह ठीक ठाक घर की लग रही थी। उसके गले पर बाईं ओर नाखून के गहरे निशान थे, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि मृतका की हत्या गला दबाकर की गई थी। वह काले रंग का ट्राउज़र और हरे सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। बैग यहाँ बाहर से लाकर फेंका गया था, इसीलिए मृतका की शिनाख्त होनी मुश्किल थी। लेकिन पुलिस को तो अपनी कार्रवाई करनी ही थी। लाश के फ़ोटो वगैरह कराने के बाद पुलिस ने वहाँ एकत्र लोगों से मृतका की शिनाख्त कराने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस का शक सच साबित हुआ। वहां मौजूद लोगों में से कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर सका। इसका मतलब यह था कि मृतका वहां की रहने वाली नहीं थी। इससे साफ हो गया कि लाश कहीं बाहर से लाकर यहां फेंकी गई थी। लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी तो पुलिस आगे की कार्रवाई करने लगी। सीनियर इंस्पेक्टर संजय पाटिल सहायकों की मदद से लाश का पंचनामा तैयार करवा रहे थे कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनोज पाटिल, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्याम मोहिते और राजन भोसले भी घटनास्थल पर आ पहुंचे। इन अधिकारियों ने भी घटनास्थल और लाश का निरीक्षण किया। इसके बाद घटनास्थल की औपचारिकताएं पूरी करके लास्ट पोस्टमार्टम के लिए पूना के सरकारी अस्पताल भिजवा दी गई। थाने लौटकर राजन भोसले हत्या का मामला दर्ज कर दिया और इस मामले की जांच अपने सहायक इंस्पेक्टर विलास सड़े को सौंप दिया। यह 28 जून 2014 की बात है। सहायक इंस्पेक्टर विलास सड़े की जांच तब तक आगे नहीं बढ़ सकती थी जब तक मृतका की शिनाख्त न हो जाती। इसके लिए उन्होंने मृतका का हुलिया बताकर पूना शहर के सभी थानों को सूचना दे दिया कि अगर इस हुलिये की किसी भी लड़की की गुमशुदगी दर्ज हो तो उन्हें तुरंत सूचना दी जाए। इसके अलावा उन्होंने मुखबिर को भी सतर्क कर दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि किसी न किसी थाने में उन्हें मृतका के बारे में कोई न कोई जानकारी मिल ही जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुखबिर से भी मृतका के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। इस स्थिति में यह मामला उनके लिए सिरदर्द बनने लगा था। अगला दिन बीत गया और मृतका के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो इंस्पेक्टर विलास सड़े ने पंपलेट और सोशल मीडिया की मदद लेने का विचार कर लिया। उन्होंने मृतका की शिनाख्त के लिए उसकी लाश की फ़ोटो को पंपलेट छपवाकर
पूना शहर के हर गली मोहल्ले में तो चिपकवा दिए। इसके अलावा पूना, मुंबई, अहमदाबाद के रेलवे स्टेशनों और बसों के साथ ट्रेनों और बसों में भी चिपका दिए गए। पंपलेट के अलावा उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक पे भी इस वीडियो को बना के डाल दिया और फेसबुक पर अनुराधा की लाश की फ़ोटो देखी तो वह हैरान रह गया। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके पति ने तो बताया था कि अनुराधा की बहन की तबीयत खराब है, इसीलिए वह गांव गई है। उस कर्मचारी की पत्नी अनुराधा की अच्छी सहेलियों में से थी, इसीलिए उसने वह फ़ोटो अपनी पत्नी को दिखाई। जब उसकी पत्नी ने कहा कि यह फ़ोटो अनुराधा का ही है, तब कहीं जाकर उसे विश्वास हुआ। फ़ोटो के साथ शिनाख्त की अपील की गई थी, इसीलिए पति पत्नी ने देर किए बगैर पूना के थाना आकर संपर्क करके पुलिस को सारी जानकारी दे दिया। इसी जानकारी में उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि अनुराधा का बकाया वेतन लेने के लिए एक आदमी आज शोरूम पर आने वाला है। पुलिस के लिए यह बहुत अहम जानकारी थी, क्योंकि जो आदमी वेतन लेने आने वाला था उससे कुछ सुराग मिल सकता था। इसीलिए पुलिस उसे पकड़ने के लिए शोरूम पर पहुंच गई। इसके बाद जैसे ही वह आदमी शोरूम पर आया, शोरूम के कर्मचारियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लश्कर पुलिस ने उसे रेवड़ पुलिस के इंस्पेक्टर विलास सोंडे को सौंप दिया। पूछताछ में उस आदमी ने अपना नाम महेश बताया। वह अनुराधा के पति प्रशांत सूर्यवंशी का दोस्त था। प्रशांत ने ही उसे अनुराधा का बकाया वेतन लेने के लिए वहां भेजा था। पुलिस को उससे प्रशांत का पता और फ़ोन नंबर मिल गया, लेकिन जब पुलिस महेश को लेकर प्रशांत के घर पहुंचा तो वह घर पर नहीं मिला। दरअसल प्रशांत को महेश के पकड़े जाने की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। वह समझ गया कि अब पुलिस उसे भी पकड़ लेगी, इसीलिए वह पुलिस से बचने का रास्ता ढूंढने लगा। उसका एक रिश्तेदार ट्रक चलाता था। वह ट्रक लेकर अन्य शहरों में आता जाता रहता था। प्रशांत अपने उसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका वह रिश्तेदार ट्रक लेकर गुजरात के बड़ौदा शहर जा रहा है। पुलिस से बचने के लिए प्रशांत घूमने के बहाने उसके ट्रक पर सवार हो गया और उसके साथ बड़ौदा चला गया। इंस्पेक्टर विलास सड़े ने महेश को साथ लेकर प्रशांत की तलाश शुरू की तो उन्हें रिश्तेदार के साथ ट्रक पर उसके बड़ौदा जाने की जानकारी मिल गई। पता करते हुए विलास सड़े उस ट्रांसपोर्ट कंपनी पहुंच गए जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का वह ट्रक था। वहां से उन्हें पता चला कि जिस ट्रक से प्रशांत बड़ौदा जा रहा है वह ट्रक नासिक से आगे निकल चुका है। पुलिस ट्रक का नंबर और वहां का पता लेकर चल पड़ी जहां बड़ौदा में उस ट्रक को माल पहुंचाना था। 6 जुलाई को बड़ौदा में जब ट्रक से माल उतारा जा रहा था, तभी इंस्पेक्टर विलास सड़े ने अपने सहायकों के साथ वहां पहुंच गए और प्रशांत सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया। प्रशांत को पूना के थाना येरवड्डा लाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अनुराधा की हत्या का अपराध बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया। प्रशांत ने उसकी हत्या की जो कहानी सुनाई वह एक पत्नी की महत्वाकांक्षाओं और जिद से दुखी पति के हत्यारे बनने की थी। मराठा समाज का 23 वर्षीय प्रशांत सूर्यवंशी महाराष्ट्र के जिला लातूर की तहसील लंगा के गांव माकपरतम का बेटा था। पिता गांव के सीधे साधे किसान थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसी वजह से वह ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका। सरकारी स्कूल से किसी तरह हायर सेकेंडरी करके पैसा कमाने के लिए वह तहसील निलंगा आकर टाटा डोकोमो कंपनी के ऑफिस के सामने एक गुमटी लेकर चाउमीन वगैरह बनाकर बेचने लगा। यहीं प्रशांत की मुलाकात अनुराधा कुलकर्णी से हुई। अनुराधा टाटा डोकोमो कंपनी के ऑफिस में ही काम करती थी। प्रशांत वहां मोबाइल के लिए सिम खरीदने गया तो उसकी नज़र सुंदर सलोनी अनुराधा पर पड़ी। पहली ही नज़र में उसका दिल अनुराधा पर आ गया। अनुराधा जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा तेज तरार और व्यवहार कुशल थी। आंखें नचाने के साथ साथ कंधे उचका उचका कर बातें करना किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकता था। प्रशांत उसकी इसी अदा पर मर मिटा था। इसके बाद वह उसकी एक झलक पाने के लिए किसी न किसी बहाने टाटा डोको कंपनी के ऑफिस में आने जाने लगा। 22 वर्षीय अनुराधा कुलकर्णी निलंगा कस्बे की ही रहने वाली थी। उसके पिता अनिल कुलकर्णी की मौत हो चुकी थी।
जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। घर की सारी जिम्मेदारी माँ के कंधे पर थी। परिवार में माँ के अलावा एक बड़ी बहन थी। गरीबी की वजह से मात्र 9वीं पास करके अनुराधा टाटा डोकोमो कंपनी के इस ऑफिस में नौकरी करने लगी थी। अनुराधा भले ही छोटे घर की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। यही वजह थी कि जब उसने प्रशांत की आंखों में अपने लिए चाहत देखी तो उसका भी झुकाव उसकी ओर हो गया। इस तरह चाहत दोनों ओर जाग उठी थी। प्रशांत उसे देखने के लिए उसके ऑफिस आता ही रहता था। अब अनुराधा भी जब तक उससे देख नहीं लेती थी उसे चैन नहीं मिलता था। प्रशांत का गठा शरीर, चौड़ा सीना और आकर्षक चेहरा उसे भा गया था। यही वजह थी कि अनुराधा भी खुद को रोक नहीं पाई और समय निकालकर प्रशांत की गुमटी पर आने जाने लगी। इसी आने जाने और मिलने जुलने में उनके प्यार का इजहार भी हो गया था। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों शादी के बारे में सोचने लगे, लेकिन प्रशांत ने अनुराधा की माँ और बहन से शादी की बात की तो अलग अलग जाति होने की वजह से दोनों ने ही अनुराधा की शादी उससे करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वे ब्राह्मण हैं, इसीलिए अपनी बेटी की शादी किसी गैर जाति में नहीं कर सकती। प्रशांत के घर वाले भी इस शादी के लिए राजी नहीं थे। दोनों के परिवारों के विरोध के बावजूद अनुराधा और प्रशांत शादी की जिद पर अड़े थे। इसीलिए दोनों ने अपना अपना घर परिवार छोड़कर सिद्धेश्वर मंदिर में एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर शादी कर लिया। उनकी इस शादी से घर में ही नहीं पूरे समाज में बवाल मच सकता था। इसीलिए दोनों ने तय किया कि अब वे गांव में ना रहकर पूना जाकर रहेंगे। अनुराधा और प्रशांत पूना आ गए और हंसी खुशी से अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर दी। उनके इस कदम से जाति बिरादरी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अनुराधा की माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस तरह बीमार हुई कि 6 महीने बीतते बीतते उसकी मौत हो गई। पूना के घोर पड़ी जादव बस्ती में प्रशांत का दूर का एक रिश्तेदार रहता था। उसकी मदद से प्रशांत को जादव बस्ती के जनाई निवास में किराए का एक मकान मिल गया। उसी रिश्तेदार ने उसे नौकरी भी दिला दी थी। नौकरी भले ही टेम्परोरी थी, लेकिन एक सहारा तो मिल ही गया था। नौकरी भरोसेमंद नहीं थी, इसीलिए समय निकालकर प्रशांत ऑटो चलाना सीखने लगा। ऑटो चलाना सीखकर प्रशांत ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया तो नौकरी छोड़ दी और किराए का ऑटो लेकर चलाने लगा। ऑटो की कमाई से घर चलाने में दिक्कतें होने लगी तो अनुराधा भी नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। दरअसल इसकी वजह यह थी कि जब प्रशांत की कमाई से घर के खर्च ही नहीं पूरे हो रहे थे तो अनुराधा के शौक कैसे पूरे होते। अपने शौक पूरे करने के लिए ही अनुराधा नौकरी करना चाहती थी। प्रशांत को अनुराधा के नौकरी करने पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि शादी से पहले वह तो नौकरी कर ही रही थी। इसीलिए कोशिश के बाद अनुराधा को पूना कैंप के पास एक कपड़े की दुकान में सेल्स गर्ल्स की नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने यह नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि उसे क्लोजर सेंटर कैंप में बॉडी टॉक के शोरूम में ज़्यादा वेतन और ज़्यादा सुविधा की नौकरी मिल गई थी। प्रशांत ने सोचा था कि अनुराधा कमाएगी तो थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन वह अपनी कमाई का एक भी पैसा घर में खर्च नहीं करती थी। वह प्रशांत की कमाई से घर चलाती थी और अपनी कमाई सिर्फ अपने ऊपर खर्च करती थी। खैर, प्रशांत ने भी कभी उससे कुछ मांगा भी नहीं था। अनुराधा गर्भवती हुई तो प्रशांत बहुत खुश हुआ, लेकिन अनुराधा इस बात से परेशान हो हुई थी। वह बच्चे को जन्म देने के बजाय गर्भपात कराना चाहती थी। प्रशांत ने उसे बहुत समझाया कि यह उनके प्रेम की निशानी है, लेकिन अनुराधा नहीं मानी। वह बच्चा पैदा करके उसे पालने पोसने में अब नहीं फंसना चाहती थी। उसे बच्चा बोझ लगता था। उसे यह भी लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद उसका क्रेज खत्म हो जाएगा। यही सब सोचकर अनुराधा ने बच्चे के पालन पोषण और घर का खर्च का हवाला देकर प्रशांत पर ऐसा दबाव बनाया कि उसे झुकना पड़ा। इस तरह पति को राजी करके अनुराधा ने गर्भपात करवा दिया। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। गर्भपात करवाकर अनुराधा बहुत खुश थी। वह बच्चे के झंझट में फंसकर अपने सपनों को बिखरने नहीं देना चाहती थी। वह अपनी बॉडी और सुंदरता को कायम रखकर
उसकी बदौलत ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए वह अपना पूरा वेतन अपने शरीर पर खर्च कर रही थी। यही नहीं, बाजार में इलेक्ट्रॉनिक का जो भी नया सामान आता था वह उससे इस तरह प्रभावित होती थी कि उसे खरीद कर लाने के लिए घर में रखा अच्छे से अच्छा सामान बदल देती थी। प्रशांत उसकी इस आदत से काफ़ी परेशान था, लेकिन वह अनुराधा को इतना प्यार करता था कि कुछ कह नहीं पाता था। प्रशांत अनुराधा को अपने ऑटो से उसके शोरूम पर सुबह पहुंचाने जाता था और शाम को ले आता था। वह अपनी सारी कमाई भी उसी के हाथों पर रख देता था। उसके बाद यह भी नहीं पूछता था कि उसने पैसे कहाँ खर्च कर दिए। प्रशांत के इस प्यार की नींव तब हिल गई जब दूसरी बार गर्भवती होने पर अनुराधा ने बच्चे को जन्म देने से मना कर दिया, जबकि प्रशांत चाहता था कि इस बार अनुराधा बच्चे को जरूर जन्म दे। लेकिन प्रशांत के चाहने से क्या होता है, बच्चा तो अनुराधा को पैदा करना था और वह इसके लिए तैयार नहीं थी। अंततः इस बार भी अनुराधा की ही चली। इस बार भी उसने गर्भपात करा लिया। अनुराधा दोबारा गर्भपात कराने से प्रशांत का मन अशांत रहने लगा। अब वह अनुराधा से थोड़ा खींचा खींचा सा रहने लगा था। अनुराधा का व्यवहार भी अब प्रशांत के प्रति काफ़ी बदल चुका था। वह प्रशांत का ख्याल रखने के बजाय हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। साथ ही प्रशांत से बातचीत करने के बजाय हरदम मोबाइल पर लगी रहती। अगर प्रशांत मना करता तो वह उस पर बिफर उठती, यहाँ तक कह देती कि फ़ोन मेरा है, पैसा भी मेरा खर्च हो रहा है, तुम्हें इससे क्या मतलब, मेरा जब तक मन करेगा मैं बात करूँगी। इधर अनुराधा छोटी छोटी बातों में प्रशांत से उलझने लगी थी। पत्नी के इस व्यवहार से प्रशांत काफ़ी परेशान रहने लगा था। दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी थी। अनुराधा की बेरुखी की वजह से प्रशांत का विश्वास डगमगाने लगा था। उसे अनुराधा के चरित्र पर भी संदेह होने लगा था, क्योंकि उसका स्वभाव काफ़ी बदल गया था। छुट्टी के दिन भी वह घर पर नहीं रहती थी। प्रशांत को लगता था कि अनुराधा का उससे मन भर गया है, इसीलिए वह उससे छल कर रही है। पूना आने के बाद अनुराधा में जिस तरह बदलाव आया था, प्रशांत खुद को उस तरह नहीं बदल सका था। 25 जून को अनुराधा ने प्रशांत से अपने लिए एक नई सोने की चैन बनवाने को कहा। प्रशांत ने यह बात कहकर मना कर दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अनुराधा जिद पर अड़ गई। उसने कहा कि वह पैसों के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रख देगी। प्रशांत को पत्नी की यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसकी जिद के आगे वह हार गया और उसके साथ गहनों की दुकान पर जाना पड़ा। अनुराधा ने दुकान पर मंगलसूत्र गिरवी रखकर चैन खरीद लिया। उसकी इस हरकत से प्रशांत को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह उसकी बात को ना समझती थी, ना महत्व देती थी। मंगलसूत्र जिसे सुहागन हमेशा गले से लगाए रहती है, चैन के लिए उसे गिरवी रख दिया। प्रशांत अपना अपमान का घूंट पी कर रह गया। अनुराधा से उसने कुछ इसीलिए नहीं कहा क्योंकि इससे घर का माहौल खराब होता। प्रशांत किराए पर ऑटो लेकर चलाता था। अगले दिन 10 बजे उसने अनुराधा को शोरूम पहुंचाया और रात 10 बजे घर ले आया। अनुराधा के व्यवहार से परेशान प्रशांत उस दिन ठीक से कमाई नहीं कर सका, जिसकी वजह से ऑटो का किराया नहीं दे पाया। किराया जमा न होने की वजह से अगले दिन मालिक ने उसे ऑटो चलाने के लिए नहीं दिया। अगले दिन रात के 8:30 बजे अनुराधा ने प्रशांत को फ़ोन किया कि वह अरोरा टावर के पास खड़ी है, ऑटो लेकर आ जाए। प्रशांत को उस दिन ऑटो मिला ही नहीं था। इसके बावजूद उसने कुछ नहीं कहा और अपने एक दोस्त पिंटू के ऑटो से अनुराधा को लेने जा पहुंचा। प्रशांत को पिंटू के साथ देखकर अनुराधा भड़क उठी। तुम्हारा ऑटो कहाँ है जो तुम दूसरों का ऑटो लेकर आए हो? प्रशांत तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पिंटू ने कहा धंधा ना होने की वजह से प्रशांत ऑटो का किराया नहीं जमा कर पाया, इसीलिए मालिक ने ऑटो नहीं दिया। लेकिन अनुराधा को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ और उसने प्रशांत को खूब खरी खोटी सुनाई। प्रशांत अनुराधा से काफ़ी मिन्नतें की कि वह झगड़ा ना करे, लेकिन अनुराधा ने उसकी एक नहीं सुनी। वह पूरे रास्ते प्रशांत को उसके दोस्त पिंटू के सामने ही अपमानित करती रही। प्रशांत ने अनुराधा को घर छोड़ा और पिंटू के साथ बीटी कबड़े रोड स्थित कमला शंकर होटल गया और वहां से अपने तथा अनुराधा के लिए खाना ले आया। खाना खाने के बाद अनुराधा फ़ोन पर बातें करने लगी।
उस समय रात के 11 बज रहे थे। फोन पर बातें करते करते उसने प्रशांत से आइसक्रीम लाने को कहा, लेकिन आइसक्रीम की दुकान बंद थी। तब अनुराधा ने उसे कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन भेजा। प्रशांत रेलवे स्टेशन से उसके लिए माजा की बोतल ले आया। प्रशांत भाग भाग कर सामान लाता रहता और वह बैठी बैठी फोन पर बातें करती जा रही। माजा पीने के बाद अनुराधा ने प्रशांत से बड़ी सौंफ लाने को कहा। इस पर प्रशांत को गुस्सा आया तो, लेकिन घर का माहौल खराब ना हो इसीलिए वह सौंफ लाने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन चला गया। तब रात के करीब 12:30 बज गए थे। प्रशांत जब बड़ी सौंफ लेकर लौटा तो अनुराधा फोन पर बात कर ही रही थी। इस बार प्रशांत सीधे घर के अंदर आने की बजाय दरवाजे की ओट में खड़ा होकर उसकी बातें सुनने लगा कि वह किससे क्या बात कर रही है। अनुराधा फोन पर कह रही थी, ठीक है कल सुबह हम निकल चलेंगे। इसके बाद अनुराधा चुप हो गई। शायद वह सामने वाले का जवाब सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, किसी बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्रशांत को मैं संभाल लूँगी। अगर उसने कोई नौटंकी की तो उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दूंगी और कहूँगी कि 3 सालों से मुझे बंधक बनाकर मेरे साथ बलात्कार कर रहा है। उसके बाद उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। वह वहीं पड़ा सड़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ उसे कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। अनुराधा की यह बातें सुनकर प्रशांत हैरान रह गया। जिसे उसने तन मन से प्यार किया, जिसके लिए घर परिवार छोड़ा, जिसकी सुख सुविधा का हर तरह से ख्याल रखा, आज वही न जाने किसके साथ उसे छोड़कर भाग जाना चाहती है और झूठी शिकायत करके उसे जेल तक भिजवाने को तैयार थी। अनुराधा की इन बातों से उसे बहुत दुख हुआ। अंदर जाकर उसने कहा, इतनी देर से तुम किससे बातें कर रही थी? कौन है वह जिसके लिए तुम मुझे जेल भिजवा रही हो? प्रशांत के सवालों का जवाब देने के बजाय अनुराधा गुस्सा हो बैठी। उसने कहा, मैं किसी से क्या बातें कर रही हूँ? तुमसे क्या मतलब? तुम अपना देखो। यह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। क्यों ज़रूरत नहीं है? तुम मेरी पत्नी हो, तुमसे पूछने का हक है मेरा। प्रशांत ने कहा तो अनुराधा गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए चिल्लाने लगी, हक की बात करते हो? कभी शीशे में अपनी शक्ल देखी है तुमने? मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब हक जमा रहे हो? तुम्हें प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी वजह से माँ को छोड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे लायक नहीं हो। अनुराधा ने प्रशांत के कॉलर को इस तरह पकड़ रखा था कि वह छुड़ाने से भी नहीं छोड़ रही थी। काफ़ी कोशिश के बाद भी जब अनुराधा ने प्रशांत का कॉलर नहीं छोड़ा तो उसे भी गुस्सा आ गया। वह अनुराधा का गला पकड़कर दबाने लगा ताकि वह उसका कॉलर छोड़ दे, लेकिन दबाव बढ़ने की वजह से अनुराधा की सांसें रुक गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब प्रशांत को पता चला कि अनुराधा मर चुकी है तो उसके होश उड़ गए। वह सिर थाम कर बैठ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह हत्यारा बन जाएगा। कुछ देर तक वह उसी तरह बैठा रहा। इसके बाद वह बाहर जाकर अनुराधा की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा। इसी चक्कर में वह उस पूरी रात सो नहीं सका। सुबह उसने अनुराधा के गले से सोने की चैन उतारी और 8 बजे के आसपास ऑटो स्टैंड हड़प पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त महेश रंगे जी से हुई। उसके साथ चाय नाश्ता करके वह उसे लेकर वीटी कवड़े रोड स्थित धनलक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ गया, जहां उसने वह चैन यह कहकर बेच दी कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। इस समय वह लातूर स्थित उसके गांव में है। उसके इलाज के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। चैन बेचने के बाद महेश रंगे जी तो चले गए। प्रशांत ने वहीं बाजार से लाल रंग का एक बड़ा सा बैग खरीदा और घर आ गया। उसने अनुराधा की लाश को उसी में ठूस कर भरा और ऑटो रिक्शा से ले जाकर खराड़ी गांव के पास फेंक आया। प्रशांत को विश्वास था कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन जब पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की तो वह डर गया। उसने सोचा कि अब उसका पुणे में रहना ठीक नहीं है। पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है, इसीलिए वह अपना सामान और पैसे समेटने लगा। 2 जुलाई को प्रशांत ने अपने मकान मालिक दीपक जाधव से कहा कि उसकी पत्नी गांव चली गई है। अब वह भी हमेशा के लिए गांव जाना चाहता है, इसीलिए वह 1 महीने का किराया काट कर उसका डिपॉजिट वापस कर दे। मकान मालिक से बात करने के बाद उसने अपना सारा सामान अपने दोस्त पिंटू के यहाँ पहुँचा दिया।
उसी बीच अनुराधा शोरूम पर नहीं गई तो प्रशांत के पास फोन आया। प्रशांत ने उन्हें बताया कि अनुराधा की बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए वह गांव चली गई है। अब उसका काम करने का कोई इरादा नहीं है, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए वे उसका बकाया वेतन दे दे तो बड़ी कृपा होगी। शोरूम की ओर से पैसे देने के लिए कहा गया तो प्रशांत ने अपने दोस्त पिंटू को फोन किया, लेकिन पिंटू उस समय बारामती में था, इसीलिए अनुराधा का वेतन लाने के लिए उसने महेश रंगे जी को फोन किया। महेश जाकर अनुराधा का बकाया वेतन ले आता। उसके पहले ही अनुराधा की लाश का फोटो आ जाने से शोरूम वालों को सच्चाई का पता चल गया और उन्होंने महेश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से पत्नी की हत्या करने वाला प्रशांत भी पकड़ा गया। प्रशांत सूर्यवंशी के बयान के आधार पर अनुराधा की हत्या का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करके अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। महेश निर्दोष था, इसीलिए पुलिस ने उसे छोड़ दिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल भावना टून्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।